हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सफलता क्लास पर। आप सबको पता है कि अब तो रघुवंशी आपका पेपर बहुत ही नजदीक आ गया है। अच्छा, पहले मुझे बता दो, क्या मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच पा रही है और मुझे अच्छे से देख भी पा रहे हैं आप? किरण, वेरी गुड आफ्टरनून। रघुवंशी, वेरी गुड आफ्टरनून। और भी कोई साथी? ओके। ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं हम, किरण और रघुवंशी, एक काम करते हैं, जब तक सभी आते हैं ना, लोग जुड़ते हैं, तब तक ना हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई भी डिस्कशन करना है, तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं ना, समय नहीं बच पाता है ना, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है हमें, तो अभी आप डिस्कस कुछ कर सकते हैं जब तक ये सभी लोग आते हैं ना, तब तक, क्योंकि उनका भी छूट जाएगा ना भाई। ये सबका साथ, सबका विकास करना है, सबको साथ लेके चलना है ना। समय भी शिक्षा, वही शिक्षा होती है, इसमें सबको साथ लेके चलना होता है। तो तब तक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके। हाँ, पूछना है किसी को कुछ? रघुवंशी, आपको कुछ डिस्कस करना हो, कुछ जानना हो? किरण सर, हमको स्टार्टिंग से जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से पढ़ना है। तो उसके लिए तो फिर आपको जो स्टार्टिंग वाला, जो पहली जो हमारी क्लास जो हो चुकी है, उसका रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा आपको। और तो कोई तरीका है ही नहीं है। और तो कोई तरीका है नहीं है, फिर वो जो रिकॉर्डिंग है वही देखना पड़ेगा। डिस्कस कीजिए, फिर उसका वीडियो देख लीजिए रिकॉर्डिंग वाला। तो जितना डिस्कस करना है आपको, आपके लिए एक अलग से सेशन लगा देंगे। और बताइए, 10-20 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का पूरा सेशन लगा देंगे आपके लिए। तो कैसे करें सर? वीडियो को क्या डिस्कस, क्या क्या कैसे करें? किसकी बात कर रहे हैं आप? क्या कैसे करें? डिस्कशन कैसे करें क्या? मतलब क्लास, अरे वो आपका यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, सॉरी, इस पे सफलता ऐप पर पढ़ा हुआ होगा ना। आप माई कोर्स पे जाएंगे, माई कोर्स में जाने के बाद आपका जो आरडीएस का जो सेक्शन होगा, ग्रामीण परिवेश का, उस सेक्शन में आपका क्लास पढ़ा होगा, आपको दिख जाएगा, वही विजिबल होगा। जो बैच लगा है, हाँ, जो बैच आपके पास है, बाई कोर्स में जाने के बाद आपको पूरा क्लास दिखेगा, जितनी भी क्लासेस सब तक हुई है। अगर ना दिखे तो आप कंप्लेंट कीजिए उसके लिए। नंबर आपके पास होगा ही। अगर आप ना दिखे, उस सेक्शन में अगर क्लास नहीं दिख रही है, कोई भी चीज मिसिंग है, पीडीएफ नहीं दिख रही है, क्लास नहीं दिख रहा है, कोई वीडियो नहीं दिख रही है, तो उसके लिए नंबर दिया हुआ है आपको, उस नंबर पर कॉल करिए। ठीक है। अच्छा, लोग अभी नहीं आए यार, 2-3 मिनट गुजर चुके हैं, अब तो पेपर नजदीक है यार, सबको जुड़ जाना चाहिए, सीरियस होकर पढ़ाई करनी चाहिए। अब तक नहीं किए हैं, चलो। 1 मिनट। अब बिना किसी देरी के हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है? करें फिर अपनी कार्रवाई शुरू। लोग तो आते ही रहेंगे, ठीक है। देवी सोने, आइए, स्वागत है भैया। इतने लेट कहाँ कहाँ से उतर, कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हो? कहाँ से, कहाँ थे अब तक? हैं, आ जाना चाहिए यार, इतना लेट क्यों आते हो? चलो। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की आधारभूत संरचना की, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर। कल हमने भारत में एग्रीकल्चर का सिस्टम देखा था, और मैंने कहा था सर, सबका तैयार हो गया होगा। सबका तैयार हो गया होगा ना, क्या चीज? क्या तैयार हो गया होगा? कल मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी मेरी यूट्यूब की क्लासेस हुई हैं, सफलता क्लास पर यूट्यूब क्लासेस हुई हैं, वो सभी को देखना शुरू कर दीजिए। एक दिन में कम से कम 2-2 वीडियो निपटाइए, उसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है वीडियो देखने का, तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अब पीडीएफ कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। और कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैंने बताया था आपको, शुरू कर दिए देखना सर। ओके। उसका पीडीएफ, अगर आपके पास समय कम है, आपको लगता है कि एक पूरा वीडियो देखने में पूरा 1 घंटा निकल रहा है, या पूरा 10-20 मिनट जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप देवेश शानी, उसकी जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर लिया करो, ठीक है? हाँ, फास्ट मोड में, फिर ठीक है। नहीं, पीडीएफ आपके लिए बहुत फायदेमंद इसलिए भी होती है क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है आपका, है ना, क्वेश्चन आपके पास रहते हैं। नहीं तो वीडियो देखो और पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा देखो, ठीक है? करके देख लेते हैं। ओके। पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड करते हो? कहाँ से देखते हो? सफलता ऐप से देखते हो, फिर यूट्यूब क्लास से देखते हो? कम से कम उस इस प्ले लिस्ट में कम से कम 80 वीडियो पड़ी हुई हैं, कम से कम 80-85 क्लास हुई हैं। शुरू से देखना सारी चीजें। कहाँ से देखते हो किरण तिवारी? यूट्यूब से, ठीक है। उससे लेकिन पीडीएफ नहीं मिलता होगा ना, मॉक टेस्ट भी, मॉक क्वेश्चन भी नहीं मिल पाते होंगे। कोई बात नहीं, चलो। अब ठीक है, लोग जुड़ चुके हैं, अब हम क्लास शुरू करते हैं, और फिर हम बाद में थोड़ा आपसे डिस्कशन करेंगे। चलो, थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कृषि का। तो बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें किसी भी चीज का बेसिक स्ट्रक्चर, 1 मिनट पेन सिलेक्ट करता हूं मैं। कृषि का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है, वो होता है बीज से, ठीक है? किससे शुरू होता है? बीज यानी सीड से। सीड होता क्या है, बीज होता क्या है, आप सबको पता होना चाहिए कि जो फसल उगाने के लिए जो स्पेसीज, जो चीज यूज की जाती है, पहले मैं इसे हटाता हूँ, आपको दिख रहा होगा पर मुझे नहीं दिख रहा है।
क्योंकि मेरी स्क्रीन इसने ऑक्यूपाई कर रखी है। हाँ, जो जो भाग बीज का, जो स्पेसीज का जो भाग होता है, किसी भी स्पेसीज माने किसी भी प्रजाति का, ठीक है, किसी भी प्रजाति का वह भाग जो प्रबंध के रूप में प्रयोग किया जाता है, उससे आगे प्रजनन किया जाता है, उसी भाग से, वही भाग कहलाता है बीज। ठीक है, अब जरूरी नहीं है जो बीज यानी सीड जो होता है वो ऐसा ही दिखे आपको, है ना, बीज अलग अलग होते हैं। जैसे जामुन का बीज ऐसा गोल गोल होता है, तो जरूरी नहीं है वही बीज हो। बीज कहलाता है, सीड उसे बोलते हैं, यानी किसी भी स्पेसीज यानी किसी भी प्रजाति का वह भाग जिससे प्रजनन किया जाए, यानी आगे और नई प्रजाति बनाई जाए, उसी प्रजाति सेम प्रजाति की नई चीजें तैयार की जाए, वही होता है उस प्रजाति का बीज। ठीक है, अब उसे हम बीज कहते हैं। और बीज का जो भाई साहब कम से कम कृषि उत्पादन में 20 से 25% योगदान होता है। यानी अच्छा बीज होगा तो अच्छी उपज होगी कृषि में, बीज अच्छा नहीं होगा तो अच्छी उपज नहीं होगी। जो बीज यानी सीड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 20 से लेकर 25% तक का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सीड का, किसी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं। अब आपने देखा होगा सीड्स यानी बीज देखा है, आपने कहीं भी बीज देखा है? जब भी बीज खरीदने जाएंगे तो आप देखेंगे कि बीज ना अलग अलग तरह के होता है। जब बीज का पैकेट देखेंगे तो उसमें ना अलग अलग सर्टिफिकेशन का एक मार्क लगा होता है। ठीक है, तो वो बीज क्या क्या होता है, वो सर्टिफिकेशन क्या क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा मैं समझा के चलता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रजनक बीज। ठीक है, अब ये प्रजनक बीज क्या होता है, ये आधार बीज उत्पादन का मूल स्रोत है, यानी कोई एक बेसिक जो सीड होता है, बेसिक सीड। ठीक है, ये बेसिक सीड का ये मूल स्रोत है। समझ पा रहे हैं? आप नहीं समझ पाए तो फिर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपने खेत में गेहूं लगाया हुआ है, ठीक है, अपने खेत में गेहूं लगाया हुआ है, और इस साल आप नया बीज लेकर आए। ठीक है, इस साल आप नया बीज लेके आए, और उससे उसी उसी से आपने उससे वही बीज बोया हुआ है। अब उससे जो फसल बनेगी, फसल बनने के बाद उससे बीज निकलेगा, जो गेहूं होगा तैयार होगा वो एक तरह से बीज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका मूल बीज। यानी अगर उसी फसल को, उसी बीज को, उसी गेहूं को आप अगले साल बोते हैं तो वो आपका मूल बीज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मूल सीड हुआ है, मूल बीज, बेसिक सीड है वो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे मॉडिफाइड करते हैं आप। अगर इसे मॉडिफाई करते हैं आप, क्या करते हैं, इसे मॉडिफाई करते हैं, इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बदलाव करते हैं। तो बदलाव किया आपने, तो बदलाव किसमें किया, पहले से आपके पास कोई बीज था, हालांकि आप नहीं कर सकते, ये जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो बीज अनुसंधान केंद्र होते हैं, वही होता है बदलाव, आप नहीं कर सकते, किसान नहीं कर सकता है इसमें बदलाव। ठीक है, किसान क्या करेगा, पुराने बीज को उठा के वही बो देता है, तो वो उसके लिए वही नया बीज बन जाता है, लेकिन वो नया बीज नहीं होता है, वो तो मूल बीज था। क्या था वो, मूल, यानी बेसिक था वो, उसमें बदलाव किए जाने होते। जैसे आप देखते हैं ना, आप नए नए बीज खरीद के लाए, कौन सा खरीद के लाए हो, अरे भाई साहब पूसा है, कितना पैदावार करेगा, अरे भाई साहब 10 कुंटल बीघे की उसने गारंटी ली है ना। मतलब क्या है कि वो रिसर्च सेंटर से गुजर के आया है, उसमें रिसर्च की गई है और उसे मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, तो जो मूल बीज होता है, जो प्रजनक बीज होते हैं, वो मूल बीज का आधार होता है, मूल बीज होते हैं वो। प्रजनक बीज का जो आधार होते हैं वो मूल बीज होता है। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का होता है, थोड़ा देख सकते हैं। तमिलनाडु पर मत जाना, उसका जो सर्टिफिकेट होता है, पर ये इसमें ये बोल रहा है, बोला जा रहा है मुझसे कि और कनेक्शन इज अनस्टेबल। भाई साहब अपना कनेक्शन स्टेबल कीजिए, लेकिन मुझे तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? झलक गौतम, वेरी गुड आफ्टरनून झलक गौतम, आप सुबह करंट अफेयर में आती हैं, इसमें झलक गौतम आप बहुत कम दिखाई देता है। जो आपकी जो पेड क्लास है उसी में नहीं आते हैं, ये होती है आपकी लाइव इंटरेक्शन क्लास। पेड क्लास का मतलब होता है लाइव इंटरेक्शन क्लास, मतलब आपके जितने भी डाउट है भाई साहब दबा के डिस्कस कीजिए, मतलब जितना डिस्कस कर सकते हैं उतना डिस्कशन कीजिए। बाकी देखो, आजकल ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पता है ना आपको, आजकल ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है, यूट्यूब भी जाके देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको हर वो वीडियो मिल जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आप जो मन में सोचेंगे वो वीडियो मिल जाएगी। पढ़ाई, एजुकेशन वीडियो तो एक बहुत बड़ी, बहुत छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो पढ़ाई यूट्यूब तो ठीक है, यूट्यूब, पढ़ाई तो आपको यूट्यूब से भी हो जाएगी, लेकिन जो लाइव डिस्कशन होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो यूट्यूब पर नहीं होता है, उसी के लिए फील्ड बैच चलाए जाते हैं ये, यानी अपने डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो आगे है आपका प्रजनक बीज के बाद होता है आपका अगला बीज। ठीक है, प्रमाणित। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रमाणित बीज। यह जो बीज होता है वो प्रजनक बीज की संतति होती है, संतति माने संतान होती है, प्रमाणिक बीज। और जिसे बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में निर्धारित मानकों पर पाए जाने पर प्रमाणित किया जाता है, इसे बोलते हैं प्रमाणित बीज। ठीक है, प्रमाणित बीज, और हिंदी में लिख दो सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड, इंग्लिश में सर्टिफाइड, हिंदी में प्रमाणित, सर्टिफाइड सीड्स, है ना। चलो, ये बीज क्या होता है, ये बीज होता है आपका किसी संस्थान यानी किसी संस्था के द्वारा, किसी रिसर्च सेंटर के द्वारा इसे तैयार किया गया होता है। ठीक है, प्रजनक बीज की संतति यानी प्रजनक बीज का संतान होती है, प्रजनक बीज की संतान होती है कौन, प्रमाणित बीज। ओके, चलो अगला,
ये प्रमाणित बीज, यही प्रमाणित बीज था यार, प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज यहाँ पे देख लो, इसका ये है, ठीक है। देखो ये लिखा है ना सर्टिफाइड सीड। इसका जो सर्टिफिकेट बीज का पैकेट खरीदेंगे ना, उस पे ऐसे इस तरह की पर्ची कुछ ना कुछ छपी होती है, कुछ ना कुछ बनी होती है, चिपकी होती है। वहीं देखो लिखा देखेंगे आप सर्टिफाइड सीड, ये सर्टिफाइड सीड है, ठीक है। अच्छा आगे, वेट, ये तो बहुत अंतिम में पहुंच गए हम, बहुत अंतिम में पहुंच गए हम, 1 मिनट रुकिए। ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ आपको। हाँ, ये हाँ। तो उसके बाद ये सर्टिफाइड सीड है, सर्टिफाइड सीड के बाद आता है ये आपका, ठीक है, ये भी सर्टिफाइड सीड ही है। सर्टिफाइड सीड का दूसरा प्रकार है, तो इसे हटा दीजिए आप। अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे, कृषि के बारे में थोड़ा और बात करेंगे। 1950 यानी 1950, 1950 से पहले भारत में बीज उत्पादन असंगठित था, यानी अनऑर्गेनाइज था। 1956 में अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर राज्य बीज फार्म योजना शुरू की थी, ये आप नोट कर लीजिए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 1956 में 1956 में राज्य बीज फार्म परियोजना यानी प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था, ठीक है। कब? 1956 में, 1956 में। ये चीजें आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये चीजें आपको पेड क्लासेस में ही मिलेंगी, ठीक है। तो अभी नोट करते जाइएगा। जैसे ये आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं यूट्यूब से पढ़ लेंगे हम, तो यूट्यूब पर ये कहीं नहीं मिलेंगी, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको ये अंदर से रिसर्च की हुई चीजें होती हैं। 1956 में ये तैयार किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम था राज्य बीज फार्म परियोजना। ये राज्य सरकार के साथ मिलकर चलाया था। 1963 में राज्य बीज निगम की स्थापना की गई थी, ये भी लिख लीजिए। पॉइंट आते हैं ना, राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई थी, राज्य बीज फार्म परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये सारी चीजें लिखते जाइए। राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में, ठीक है। 1999 से 2000 के बीच में बीज बैंक स्थापित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि बीज बैंक कब स्थापित किया गया था, यानी सीड्स बैंक, बीजों का भी बैंक यानी सीड्स बैंक कब स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था 1999 2000 में, ठीक है। ओके, क्लियर, क्लियर किरण तिवारी? एक सर, यस सर, क्लियर, ओके। प्रियंका जायसवाल, इतना लेट कहाँ थे? वेट, ठीक है, कर लो नोट। ओके। आ आसमी उपाध्याय, आई थिंक आपका पहला क्लास है आज, है ना? आसमी उपाध्याय, आसमी या रश्मि उपाध्याय, नाम क्या है आपका? रश्मि। आज आपका पहला क्लास है ना? पहला क्लास है ना? देखो आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, देखो ऐसे पढ़ाई होती है, चल फिर के पढ़ाई हो रही है भाई साहब। अच्छे से बैठा करो टेबल पर, स्टडी टेबल पर, नोटबुक पास में रखा करो, और जो चीजें नोट करनी है उन्हें नोट करते जाया करो, वो होती है पढ़ाई। चलते फिरते दौड़ते फाड़ते ये पता पढ़ाई नहीं होती है ये। चल रहे हैं भाई साहब और इधर पढ़ते हुए जा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, चलने दो मास्टर साहब, ठीक है ठीक है, चल रही है पढ़ाई। चलो आगे थोड़ा देखते हैं, आगे। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। थोड़ा ये ज्ञान की बात देख लीजिए, क्या है ये? शुद्धता के आधार पर बीजों के 4 प्रकार हैं। प्रजनक मैं बता चुका हूँ, प्रजनक बीज जिसे ब्रीडर सीड्स कहते हैं। आधार बीज जिसे फाउंडेशन बीज कहते हैं। पंजीकृत बीज जिसे रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। और प्रमाणित बीज जिसे सर्टिफाइड सीड कहते हैं, लिख लीजिए। आपको कैसे दिख रहा है सर? किरण तिवारी, मतलब कुछ लोग दिखे हैं, जैसे अभी रश्मि उपाध्याय थी, वो चलते फिरते लग रहा था चलते फिरते पढ़ाई कर रही है। यहाँ मैं नाम लेके नोटिस कर सकता हूँ किसी को भी, ठीक है। यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमारा नाम क्यों लिया। ये एक तरह से ऑफलाइन की तरह क्लास है ये, तो अच्छे से बैठ के पढ़ा करो। चलो, शुद्धता के आधार पर जो बीजों के प्रकार होते हैं, 4 तरह के बीज होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के बीज होते हैं, ओके। आप थोड़ा और लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बीज अनुसंधान या कृषि अनुसंधान, कृषि, अभी ऑफ कर दिया, गलती से ऑन हो गया था, कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केंद्र पंतनगर, ठीक है, पंतनगर। ये उत्तर प्रदेश में 1969 में खोला गया पहला केंद्र था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, पहला केंद्र खोला गया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में आप सबको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और ये पंतनगर भाई साहब कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। कहाँ चला गया? उत्तराखंड में चला गया। ये पंतनगर विश्वविद्यालय भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय, यहाँ लिख देते हैं, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश में क्या कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? उत्तर प्रदेश में कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है? प्रियंका, किरण, रघुवंशी राजपूत, रघुवंशी युवराज, देवेश सोनी, हेलो फेरी। उत्तर प्रदेश में कोई कृषि यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो नाम बताइए। यही प्रश्न पूछे जाएंगे, हाँ हेलो।
कौन सी है, नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में कौन सी है? नहीं पता? 2014 में बनी है, ठीक है, 2014 2014 में बनी है। मेरठ में सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, और एक और है जो हाल फिलहाल में बनी है 2014 में। नाम क्या है उसका? लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के नाम पर है, लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था आपका जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे थी? पंतनगर में, ठीक है। अब ये में क्यों, एक चीज से मुझे याद आया था, ये सब कुछ पंतनगर पंतनगर पंतनगर, एक चीज और लिख लीजिए, जीबी पंत ये विश्वविद्यालय था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, ये किसके नाम पे थी? फैजाबाद में भी है, ठीक है। जीबी पंत कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वो थी हमारे गोविंद बल्लभ पंत। और गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? इंसान होंगे, और कौन थे? अरे नहीं, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। एक चीज के साथ बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट कर देता हूँ, नोट करते जाया करो, बस मेरी यही गुजारिश है। मेरी एक आदत है, पता है क्या? पता है, ये चाहे गलत आदत है, गंदी, अच्छी है, बेकार है, मैं नहीं पता, नहीं, मुझे नहीं पता, कि मैं ना जो पीपीटी में लिखा होता है उसे नहीं पढ़ पाता भाई साहब। उसके अलावा मतलब इधर उधर बह के पता नहीं कहाँ पहुंच जाता हूँ, कहाँ शुरू किया था और कहाँ स्टैटिक जीके पे पहुंच गए। अभी ये भी बताएंगे, सब बीजों के प्रकार भी बताएंगे, लिख लो, नोट कर लो, ठीक है। नोट करो क्या? उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1969 1969। नीचे एक ऐसे ऐसे, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, ठीक है। अब नीचे लिखो, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ यूपी, लिखो सुचेता कृपलानी, लिख लिया? अब लिखो नीचे, उसी के जस्ट नीचे ऐसे ऐसे तीर लगा के, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे तीर लगा के, बाढ़ नहीं, सिर्फ तीर, बाढ़ नहीं लगाना है, तीर लगाना है सिर्फ। बाढ़ लगाओगे तो कोई भाई, खैर, लगा लिया तीर। अब आगे लिखो, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री लिख ली, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। अब नीचे लिखो, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल या पहली राज्यपाल, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल पूरे भारत की, में पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू, लिख लिया? अब लिखो आगे नीचे, अब ये तीर लगाना बंद करो, अब ये बुलेट में लिखो, ऐसे बुलेट में, देखो नोट्स कैसे बनाते मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अरे कोई लिख भी रहा है क्या? वैसे मैं सुनाता जा रहा हूँ कहानी की तरह, लिख भी रहे हो ना? अरे यार, लिख रहे हो? देखो नोट्स ऐसे बनाते हैं, मैंने कहा था देखो, एक हमारी हेडलाइन थी कृषि विश्वविद्यालय, है ना, तो पहले ऐसे बुलेट लिखो, पहले ऐसे बुलेट पॉइंट लिखो, और लिखो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो, इंग्लिश में लिखते हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिख दो, ठीक है। अब ये सब पता है पहले से, अच्छा आपको तो सब पता है थियरी, तो लिखो क्या? अब इसके नीचे तीर लगाओ, बाढ़ मत लगाना, सिर्फ तीर लगाना, जीबी पंत, जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये पंतनगर में, ठीक है। और पंतनगर अब उत्तराखंड का पार्ट है। और पंतनगर, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? तो ये भी लिख लो, वहां नोट कर लो, सन 2000 में, ठीक है, 8 नवंबर सन 2000, ये भी नोट कर लो। जब उत्तराखंड को अलग किया गया था तो 13 यानी 13 जिले, 13 जिले उत्तर प्रदेश से अलग किए गए थे, जिन्हें मिला के उत्तराखंड बना था, ठीक है। ओके, चलो अब आगे आओ, अब आते हैं अपने बीजों पर। अब देखो, मैं ये क्यों बता रहा था, पूरा थियरी क्यों समझा रहा था। जब भी आप बीज खरीदने जाते होंगे तो देखा होगा, कौन सा बीज लेके आए हो? फाउंडेशन के बीज है भाई साहब, अच्छी पैदावार होगी। मतलब ये बीजों के प्रकार होते हैं, ब्रीडर बीज होता है, फाउंडेशन बीज होता है, ठीक है, रजिस्टर्ड बीज होते हैं, और आपके सर्टिफाइड बीज होते हैं, और सबको पीछे में समझा चुका हूँ। इसके बारे में तो नहीं समझाया है, मतलब कि ये कैसे, कहाँ मिलेंगे आपको ये भी नहीं बताया है मैंने, कहाँ मिलेंगे, लेकिन इतने प्रकार के बीज होते हैं आपके, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी देरी के। अब हम कृषि की बात करते हैं, कृषि सिंचाई की बात करते हैं, ओके। देश के कुल जल संसाधन को 80% यानी 84, 80 नहीं 84 यानी 84% फसल सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे देश में जितना जल है भाई साहब, जितना पानी है मेरे भाई, उसमें से 84% उसका सिंचाई यानी इरिगेशन के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भारत की लिखो, भारत की लगभग 68%, कितनी, 68% आबादी किसमें संलग्न है? कृषि में संलग्न है, ठीक है, कृषि में संलग्न है, लिख लिया? एक और पॉइंट लिख लो, झलक गौतम, एक और लिख लो पॉइंट, आप ही लिख रहे हैं, फेरी को तो सब कुछ पता है।
और लिखो अगला पॉइंट, यानी भारत की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में इंडियन एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सिर्फ जो पीपीटी में दिख रहा है बस वही चीजें नहीं बताऊंगा, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, नोट करते रहना है सभी, ठीक है। और सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा रघुवंशी राजपूत बताओ, इंडिया की जीडीपी में, जो हमारी जीडीपी है भारत की जीडीपी, उसमें हमारी एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, कितने प्रतिशत योगदान है उसका, बताओ। अरे बताओ ना, अरे कोई तो बताओ। फेरी, ये तो पता होगा ना आपको। भारत की जीडीपी में भारत की कृषि का कितना योगदान है। प्रियंका जायसवाल, गलत जवाब है आपका। 68% तो भाई साहब जब हम आजाद हुए थे तब भी नहीं था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारत की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में, रघुवंशी युवराज ने सही बताया है, लगभग लगभग 20% के आसपास है। इंडिया की जीडीपी में, किरण तिवारी नहीं, मैं बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, देखो। एक तरफ लिख लो इंडिया, ठीक है, और एक तरफ लिख लो उत्तर प्रदेश अपना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख लो। ये कुछ चीजें इसमें नोट करा दूंगा मैं। अब देखो इंडिया की जीडीपी में, जब हम आजाद हुए थे 1950 के आसपास, आजाद तो हम 1947 में हो गए थे, लेकिन 1950 में, 1950 में, चूंकि ये प्रश्न पूछा गया था, रीट पटवारी में प्रश्न पूछा गया था कि जब हम देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत की जीडीपी में भारत की कृषि का कितना योगदान था। तो जब हम आजाद हुए थे 1950 में, तब हमारी कृषि का लगभग लगभग 50 से 56% योगदान था। कितना था? 50 से 56%। आज भाई साहब सन 2020 में कितना रह गया है सिमट के? ये भाई साहब बहुत सिकुड़ा सिकुड़ा है, और लगभग लगभग 2020 में 20% के आसपास बचा है, ठीक है। भारत की बात की जा रही है, पूरे भारत की। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। प्लीज डोंट माइंड सर, रेड कलर चेंज कर दीजिए। अरे इसमें डोंट माइंड, अरे माइंड करने की, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। येलो इसमें, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसमें ना, कोई भलाई बुराई, हाँ ठीक है, येलो कर देता है। देखो येलो पूरा भी, उसने भी पूरा येलो कर दिया है ना। चलो, तो भारत की जीडीपी में, हाँ अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। रेड पेन से प्रॉब्लम कोई नहीं, जैसा आप कहेंगे, काला पीला नीला हरा गुलाबी, अरे हम तो जैसा कहेंगे वैसा ही कर देंगे। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में देखो, कृषि गणना 2015 के अनुसार, 15-17 के अनुसार, कृषि गणना 17 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 27.5% योगदान है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की कृषि का, उत्तर प्रदेश की कृषि का, लिख लो इसे। आपका नाम क्या है उपाध्याय जी? रश्मि उपाध्याय नाम है, आसमी उपाध्याय नाम है? थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ आपके नाम को लेके ना। कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से नोट करते जाओ, ठीक है। देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको सब आता है या आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, अरे क्या ये सर हमें पढ़ाएंगे, ये सब हमें आता है ना। तो ना, ठीक है, चलो अब थोड़ा देख लेते हैं, आगे शुरू करें, ठीक है। कॉपी पेन है आपके पास? नहीं है ना। आगे देखो, सर्वाधिक सिंचित भूमि पंजाब और हरियाणा में है, ठीक है। सर्वाधिक सिंचित भूमि पंजाब और हरियाणा में है। पंजाब के पास टोटल भूमि का 93% ये उपयोग करता है अपनी कृषि में, ठीक है। यानी जितनी भी जमीन इसके लिए कृषि योग्य जमीन है इसके पास, जितनी इसके पास कृषि योग्य जमीन है उसका 93%, यानी उसके पास बंजर भूमि कम है, बेकार का खाली एरिया बहुत कम है। जितना उसके पास कृषि योग्य भूमि है उसका 93% भाई साहब वो यूटिलाइजेशन कर लेता है, मतलब यूटिलाइज कर लेता है उसे, कैसे ना कैसे उसने कृषि योग्य भूमि बना रखी है, उसमें फसल का उत्पादन कर रहा है वो, ठीक है। ओके, लिख लिए? हाँ थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर होते रहते हैं फेयर ही। तो अब ये मत मतलब पकड़ मत लेना कल को कि अरे आपने तो बताया था 20, ये तो 20.5 है। हाँ पूरे भारत में है ना, ये तो 5% ज्यादा है, 0.5% ज्यादा है, आप बोले थे कि 20% है। चलिए, ये लिख लिया तक, नोट कर लिया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, बताओ प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि है? नहीं नहीं, वन है, सबसे ज्यादा वन है, कृषि योग्य भूमि नहीं, वन। पंजाब, किरण तिवारी, वन बताओ, वन, वन वन वन। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भूमि पर वन है मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ प्रतिशत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए, थोड़ा प्रश्न मेरा समझे नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई राज्य है भाई साहब, ठीक है, ये कोई राज्य है और इसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, टोटल 10 हेक्टेयर है, तो 10 हेक्टेयर में से सबसे ज्यादा प्रतिशत यानी सबसे ज्यादा जमीन पर वन है, 10 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा जमीन पर वन है, ऐसा कौन सा राज्य है?
यूके, गलत जवाब। जल्दी बताओ। मिजोरम लिख लो। मिजोरम, अरे क्या तुक्के लगा रहे हो, उड़ीसा मिजोरम। लिख लो मिजोरम। मिजोरम के पास जितनी जमीन है उसमें सबसे ज्यादा उसके पास वन है, यानी जंगल है, ठीक है। हाँ मिजोरम। अच्छा, अब मध्य प्रदेश का कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन है। मतलब अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए कि सबसे ज्यादा एरिया पर पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, जहाँ राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा एरिया पर वन है, जिस राज्य में सबसे ज्यादा एरिया पर वन है, सबसे ज्यादा भूमि पर वन है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। अच्छा, पूरे भारत में, पूरा भर गया यार ये पीस, इसे हटाते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं है, सिर्फ कृषि नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे आप। पूरे भारत में, इरेज नहीं हो रहा ये, इरेज नहीं होगा ये। पूरे भारत में सर मिजोरम का क्वेश्चन क्या था, मैं बताता हूँ। मिजोरम के क्रांतिकारी क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है मिजोरम है, तो मिजोरम के पास मान लीजिए 10 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। उसके पास 10 हेक्टेयर जमीन है, तो 10 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा जमीन, यानी सबसे ज्यादा जमीन पर, भूमि पर वन ही वन है, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा भूमि पर वन है। प्रतिशत के अनुसार यहाँ लिख लीजिए, प्रतिशत के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा मिजोरम में है। और भूमि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा है आपका मध्य प्रदेश में वन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? झलक गौतम ने बता भी दिया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश है, ठीक है। लखीमपुर खीरी सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिले में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी में, लिख लीजिए लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलो अब आते हैं थोड़ा इस पर, अब चर्चा कर लेते हैं। जी दीपांशु गुप्ता पूछिए, पूछो दीपांशु। ये डिस्टर्ब मत किया करो, फिर अगर कुछ पूछना ना हो ना तो फिर हैंड रेज मत किया करो, ओके। अगर पूछना हो तभी हैंड रेज किया करो। चलो, सर्वाधिक सिंचित भूमि पंजाब और हरियाणा के पास है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है सिंचित भूमि के मामले में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस किस फसल का उत्पादन होता है, ये नोट कर लेना, अपनी नोटबुक पे लिख लेना अपने आप, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब थोड़ा आगे देखो, आगे बढ़ जाओ थोड़ा। 1950-51 में सिंचाई का मुख्य स्रोत उत्तर प्रदेश में नहर था भाई साहब, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में नलकूप है। वर्तमान में नलकूप यानी ट्यूबवेल है, वही ट्यूबवेल जिसकी कुंडियों में आप कूद कूद के नहाते हैं। आगे, थोड़ा आगे देखते हैं। तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूपों पर जोर दिया गया, और इसीलिए आज हम देखते हैं कि नलकूप हमारे उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। सबसे पहले यानी 1950-51 में जब हम आजाद हुए थे, उस समय नहर ही हमारी सिंचाई का मुख्य स्रोत था, ओके। लेकिन अब क्या है, अब नलकूप हो चुके हैं। 2001 तक नलकूपों द्वारा सिंचन एरिया 50% हो गया भाई साहब, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नलकूपों से सिंचाई की जाती है, ठीक। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिंचाई में नहरों का प्रथम स्थान है, नहीं, गलत बात है। नलकूप, नलकूप का पहला स्थान है, ठीक है। नलकूपों का पहला स्थान है, ये अपडेट नहीं है। नलकूप लिखो, नहर नहीं है, ठीक। चलो, लगभग 50% भूमि या नलकूप से सिंचित की जा रही, तो पहला स्थान नहरों का कहां से आ जाएगा? ये पॉइंट गलत है, इसे हटा देना, ठीक है। चलो अगला। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण में, यानी देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय मतलब समझते हैं, बहुत उद्देश्यों से, यानी कोई योजना, ऐसी योजना, ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जाए जिससे बहुत उद्देश्य पूरे हों। बहुत उद्देश्य यानी एक ही साथ बिजली भी बना ली जाए, सिंचाई के लिए पानी भी डाइवर्ट कर दिया जाए, कुछ और भी उत्पादन कर लिया जाए, ठीक है। तो बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण किया गया था, उसमें भाई साहब दामोदर के बाद, बहुउद्देशीय निर्माण के बाद दामोदर, महानदी, 1 मिनट इसे हटाता हूं मैं यार जी चैट का ना। दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में कई नहरों का विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, सबसे बड़ी नहर, ये चीजें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, ये चीजें सिर्फ पेड क्लास में ही मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम बताओ। रघुवंशी राजपूत, आपसे तो आशा है कि आप बता पाएंगे। फेरी, आपको तो सब आता है, तो फिर ये भी आता होगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर, जल्दी बताओ। आपको तो सब आता है ना। हाँ, बताओ। इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की नहीं है मेरे भाई मोहित, इंदिरा गांधी नहर उत्तर प्रदेश की नहीं है मेरे भाई। झलक गौतम ने शारदा नहर बताया है, क्या झलक गौतम से कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं झलक गौतम से?
रघुवंशी शारदा कैनाल, अच्छा और फिर ये आपने नहीं बताया अभी तक कुछ भी, जल्दी बताओ। सर जी आप तो पीछे ही पड़ गए, अरे ना ना ना, एक्चुअली क्या होता है ना, नहीं खैर छोड़िए, इसे बोलते हैं टीचर स्टूडेंट इंगेजिंग। एक एक्टिव क्लास जब तभी मानी जाती है जब टीचर और स्टूडेंट्स का ज्यादा इंगेज हो, है ना। हाँ, पीछे पीछे नहीं पड़े हैं आप, ऐसा नेगेटिव चीज ना सोचे ना, आप नकारात्मक चीज ना सोच, कभी किसी भी चीज को नकारात्मक नहीं लेना चाहिए। खैर, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर, ठीक है। शारदा नहर बिल्कुल सही बताया था, सबसे पहले किसने बताया था? नो सर, ऐसा हाँ, ऐसे इसी से कहीं नहीं सर, ऐसे कहीं नहीं, पता नहीं, समझ में नहीं आया। पता है ये भी, पता नहीं, ठीक। हाँ ये भी पता है, देखो है शारदा नहर, इसे भी पता है ना। बता दो शारदा नहर कहाँ से निकलती है, शारदा नहर कहाँ से निकलती है? रघुवंशी राजपूत आप बताओ, देवेश सोनी आप भी बताओ, आसमी उपाध्याय। देखो मैं आपसे बार बार पूछ चुका हूँ पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया है। आसमी, आसमी नाम लिखे आ रहा है आपका, आसमी या रश्मि, रश्मि उपाध्याय नाम होगा आपका। रश्मि जी बताइए, आपकी पहली क्लास है ना, बताओ ये शारदा नहर कहाँ से निकलती है, रश्मि उपाध्याय? शारदा नहर कहाँ से निकलती है? घर से पढ़ के आया करो, किताबें खगाल दो, पेपर अब तो बहुत नजदीक है, अब कुछ छोड़ो मत, और इतना पढ़ो कि उस पढ़ने के बाद इतना पूछो मुझे कि मैं ना बता पाऊं। रश्मि उपाध्याय, रश्मि नाम है आपका? हाँ हाँ आप, रश्मि नाम है, अच्छा आर इसमें से मिसिंग है फिर आपका, कोई बात नहीं, एडिट कर लेना बाद में। चलो आगे देखते हैं थोड़ा और पढ़ाई कर लो। हाँ हाँ, यूपी का बजट, मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट जरूर देखते जाना, तो उत्तर प्रदेश के बजट से अब लिख लो। उत्तर प्रदेश का बजट सिंचाई के लिए क्या क्या किया गया, यानी इरिगेशन के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में क्या क्या योजना है उन्हें देख लो। मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 100 करोड़ रुपए भाई साहब। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, यानी 8 परियोजनाएं हम पूरी करेंगे। उसमें से मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, क्योंकि आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बजट से, उत्तर प्रदेश के बजट से एक या दो प्रश्न आएगा ही आएगा, और मैं कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा कि जहां से एक या दो प्रश्न बन सकता है वो सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। वर्ष 2021-22 में 8 परियोजनाओं को पूरा किया जाना है। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137 करोड़ रुपए, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़ रुपए, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़ रुपए, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़ रुपए, कैन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए यार। गोमती नहर के वंशा से निकलती है कौन सी नदी, कौन सी नदी निकलती है गोमती नहर से? कैन बेतवा लिंक के लिए 104 करोड़ रुपए, ठीक है। अच्छा, अब बताइए आप, उत्तर प्रदेश का बजट, यूपी बजट 2021-22 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ अगर ना आए ना तो नोट कर लेना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण के तहत कितने शौचालयों का निर्माण किया जाना है, कितने शौचालय बनाए जाने हैं बताओ, बताओ भाई मेरे बंधु मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। पता है ना आपको कितना किया जाना है? 1 लाख से ऊपर लगभग, ठीक है, नोट कर लेना। उर्वरक के बारे में बात करते हैं, नहीं फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं। देखो ये कृषि के बारे में बात करें ना, ये क्लास आपका कृषि पर है, तो कृषि की चीजें ही हम पढ़ेंगे पूरे में। फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर। चलो थोड़ा आगे देखते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। खेत में उर्वरकता बनाए रखने के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास, एन पी के, एनपीके का जो अनुपात कितना होता है, 4-2-1, यानी जब नाइट्रोजन 4 होती है तो फॉस्फेट 2 हो और पोटास आपका 1 हो, ठीक है। के फॉर पोटास, पी फॉर फॉस्फेट, एन फॉर नाइट्रोजन। ये आपका पूछा गया था 2015 में लेखपाल के पेपर में, ठीक है। अब मैं आपसे एक नया प्रश्न पूछता हूं। अब ये देखो, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर होते हैं आपके क्या, केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स, केमिकल्स होते हैं ना। अब भारत में कौन सा राज्य है जिसने पूर्ण रूप से जैविकीय खेती यानी बिना फर्टिलाइजर की कृषि किस राज्य ने अपनाई है, बताना है आपको? सिक्किम, वेरी गुड, सिक्किम लिख लो, नोट कर लो। जिसे इंग्लिश में हम इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक बताना जरा, मैथ वाले कोई।
साइंस वाले। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? सिक्किम राज्य है जो जिसने पूरी तरह से जैविक खेती पद्धति अपनाई है, ठीक है। वहां फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चीन का है। वर्तमान में भारतीय रसायन उद्योग का विश्व रसायन जो जो हिस्सा है वो है 3%, यानी जितना फर्टिलाइजर पूरे विश्व में पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, उसका 3% भाग उत्तर प्रदेश में बनता है, ठीक है। इसका रैंक दुनिया में छठवें स्थान पर आता है और एशिया में चौथे स्थान पर है। लगभग सभी रसायनों में डाई स्टफ और कीटनाशकों पर जीएसटी 12% लगता है। जितने भी कीटनाशक हैं, जितने भी रसायन हैं, जितने भी पेस्टिसाइड, उस पर जो जीएसटी है वो कितना लगता है? 12% लगता है। 12% यानी 12% का जीएसटी लगता है सभी पेस्टिसाइड पर, ठीक है। और डाई स्टफ पर या केमिकल्स पर या फर्टिलाइजर्स पर, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उन पर जीएसटी 12% लगता है, ठीक है। आगे, पोटास उर्वरक पूरी तरह से आयात किया जाता है, यानी पोटास भारत में नहीं मिलता है। पोटास जो है वो पूरी तरह से आयात यानी दूसरे देशों से भारत खरीदता है। उर्वरक की सबसे ज्यादा खपत पंजाब में होती है, 9%। उर्वरक की सबसे ज्यादा खपत पंजाब में होती है। कंफ्यूज करने के लिए एक लक्षद्वीप भी आपको मिलेगा उत्तर में, पर कंफ्यूज मत हो जाना। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिलाता चल। तो लक्ष्य ओझल मत करना आप, ठीक है। इसका अगर उत्तर में अगर लक्षद्वीप भी मिले तो वो उत्तर सही नहीं है। उत्तर इसका पंजाब ही सही है। पंजाब सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर की खपत करता है, सबसे ज्यादा भैया, सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन वही होता है ना। सबसे ज्यादा आपने देखा भी होगा पंजाब में बहुत बड़े बड़े किसान पाए जाते हैं, तो इसीलिए फर्टिलाइजर की खपत सबसे ज्यादा पंजाब में ही होती है। ऑर्गेनिक बोलते हैं फेयर, ठीक है। अब लिख लीजिए भू परिष्करण की प्रमुख प्रणालियां। टिलेज पद्धति, टिलेज बोलते हैं इसे, टिलेज पद्धति, टिलेज सिस्टम। टिलेज सिस्टम कौन कौन से टिलेज सिस्टम होते हैं? खेतों की जो जुताई बोलते हैं ना, जुताई, उसे ही बोलते हैं टिलीज, ठीक है। अब देखो, देख लो, शून्य भू परिष्करण। अब ये क्या होता है, थोड़ा डिटेल में इसमें है नहीं है? शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज सिस्टम। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। शून्य परिष्करण सिस्टम होता है, यानी शून्य भू परिष्करण यानी जीरो टिलेज सिस्टम होता है जब हमने पहले से खेत में कोई फसल बोई होती है और जब हमें कोई नई फसल बोनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खेत की जुताई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, उसी पहली फसल की हार्वेस्ट करने के बाद नई फसल को ऐसे ही हम बो देंगे बिना हार्वेस्ट किए हुए। तो वो होता है आपका जीरो टिलेज सिस्टम। इससे होता क्या है, क्यों ऐसा करते हैं और किन क्षेत्रों में ये जीरो टिलेज सिस्टम अपनाया जाता है? जीरो टिलेज सिस्टम उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां सूखा, जो क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है, जिस क्षेत्र में पानी की कमी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे इससे पानी का क्या मतलब, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप खेत की जुताई कर देते हैं, जब खेत को टिलेज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि खेत की जो नमी होती है, खेत की मृदा यानी मिट्टी में जो नमी होती है, वो हवा और धूप के संपर्क में आने से कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे आपने कोई खेत नम है, ठीक है, उसे उसकी आप जुताई कर दीजिए, क्या होगा, मिट्टी सूख जाएगी एकदम, यानी खेत सूख जाएगा, है ना। तो जीरो टिलेज में कौन सी फसल होती है, मैं बताता हूँ आपको। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है, फसल कोई सी भी कर सकते हैं। जीरो टिलेज का मतलब ये होता है, आपका प्रश्न ये होना चाहिए था फेरी कि जीरो टिलेज जो सिस्टम है वो किस एरिया में अपनाया जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में अपनाया जाता है। ये तो उस भौगोलिक क्षेत्र में अपनाया जाता है जहां बारिश कम होती है और पानी की मात्रा कम होती है। इससे क्या होता है, अगर खेत की जुताई नहीं करेंगे तो क्या होगा, खेत में जो नमी है वो पर्याप्त बनी रहेगी, है ना। खैर आगे देखिए, पट्टीदार भू परिष्करण। पट्टीदार यानी स्ट्रिप वाला, आपने देखा होगा कि बीच बीच में ऐसे स्ट्रिप बना देते हैं, क्यारियां टाइप का बना देते हैं। मतलब राजस्थान में नहीं, ये महाराष्ट्र के कुछ एरिया में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। राजस्थान में जीरो टिलेज नहीं अपनाते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में जीरो टिलेज नहीं अपनाते हैं, सबसे ज्यादा अपनाया जाता है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। राजस्थान में नहीं अपनाते, क्षमा करें, पता नहीं मैं क्या, आज मेरे सिर में दर्द था क्लास में आने से पहले ना। फिर अभी ना मैं एक टैबलेट लेके आया हूँ यार। अब थोड़ा अगर कुछ ऐसा वैसा निकलता है ना उल्टा सीधा से, महाराष्ट्र को राजस्थान और राजस्थान को महाराष्ट्र बोल दूं तो आप क्षमा कर देना, ठीक है। खैर, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, अच्छे से अच्छा डिस्कशन करूं आपके साथ। पर आप ही कोई डिस्कस नहीं करते हैं यार, मैं ही बोलता रहता हूँ। आप कुछ डिस्कशन करते ही नहीं है। मैं कहता हूँ ना, घर से पढ़ के आया करो और डिस्कस किया करो, पूछा करो मुझे, पर आप पूछते ही नहीं है। खैर, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अपनाया जाता है पट्टीदार, यानी वो आपने देखा होगा स्ट्रिप वाला। अगर मेरे पास पीडी, हाँ देखो है ना, ये है ना, देखो ये देखो, ये नो टिलेज सिस्टम, ये दिख रहा होगा आपको। नो टिलेज, देखो ये जो सिस्टम है इसमें कोई टिलेज यानी कोई, देखो जुताई नहीं की गई थी। पुरानी जो फसल थी ना, उसका देखो कचरा अभी पड़ा पड़ा हुआ है। पुरानी फसल थी उसका कचरा अभी भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप बीच बीच में, और उसी में नई फसल लगा दी गई है, ठीक है। आप देखो ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कंजर्वेशन टिलेज है, देख पा रहे हैं ने, ये कंजर्वेशन टिलेज है, ठीक है, यानी जुताई। और ये आपका कन्वेंशनल टिलेज, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, पारंपरिक, पारंपरिक जुताई, जो कि आप देखते भी होंगे खेतों से जुताई कर देते हैं ना हम, वही ये पारंपरिक जुताई है।
ठीक है, यस सर दिख रहा है, दिख रहा है, फिर ठीक है, ओके। खैर थोड़ा और बात करते हैं हम, और सभी पद्धतियों के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर वाला है पारंपरिक, किरण तिवारी। परंपरा ये तो होता है ना, अरे जुताई करनी है खेत में, चलो उठा लो ट्रैक्टर, स्टार्ट करो, चलो जोत के आते हैं खेत। तो ये पारंपरिक है, ठीक है, ये पारंपरिक यानी इसे बोलते हैं कन्वेंशनल। ये कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन। और ये नो टिलेज यानी जीरो, जीरो टिलेज, देख पा रहे होंगे ये जीरो टिलेज है। ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण वाली टिलेज है, ये संरक्षण, ये फोर्थ वाला कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम। तो कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम में क्या होता है, ये भी वही सेम कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम, और लगभग लगभग आपका ये, हालांकि सबके बारे में दिया हुआ है यार, सबकी चर्चा भी करेंगे यार, फिर क्या है। देखो फिर ना सबकी चर्चा ही कर लेते हैं, सब सबके बारे में पीपीटी में पड़ा हुआ है। तो शून्य परिष्करण क्या होता है, शून्य परिष्करण यानी फसल की, यानी भूमि में फसल की बुआई हेतु यदि कोई भी कृषि क्रिया नहीं की जाती, कृषि माने जुताई नहीं की जाती, तो उसे बोलते हैं भू परिष्करण सिस्टम। पट्टीदार भू परिष्करण क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए, पट्टीदार भू परिष्करण क्या होता है। पट्टीदार भू परिष्करण में, पट्टीदार भू परिष्करण में पट्टियों में बोई गई फसलों के बीच में जुताई की जाती है। जैसे पट्टी, जैसे बीच में क्यारियां लगी होती है, क्यारियों के बीच में जो जगह बच जाती है उसमें जुताई करते हैं, क्यारियों के ऊपर जुताई नहीं करते हैं, ठीक है। आगे संरक्षण में क्या होता है, संरक्षण भू परिष्करण में क्या होता है, यानी कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है, अभी आपने फोटो देखा था अपना, नहीं जुताई का। संरक्षण भू परिष्करण में कोई भी भू परिष्करण क्रिया जिससे भूमि जल संरक्षित होता है, यानी ऐसी कोई भी जुताई की जाए, यानी ऐसा कुछ भी तरीका अपनाओ जिससे भूमि में जल संरक्षित रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं संरक्षण भू परिष्करण, ठीक है। आगे समोच्च भू परिष्करण, ये क्या होता है, इसे हटा, देखो समोच्च जो भू परिष्करण होता है वो होता है आपका ढालू जमीन पर, ढालू या मैदान, ढालू या आपका पहाड़ी एरिया पर, ढलान या पहाड़ी एरिया पर जो जुताई की जाती है, यानी आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया पर जो ढलान वाले जो खेत होते हैं उनमें समोच्च भू परिष्करण अपनाया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था, आप नोट कर लीजिए, इसमें लिख लीजिए इंपोर्टेंट। हालांकि सब कुछ इंपोर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। समोच्च भू परिष्करण कहाँ अपनाया जाता है, ढलान वाले एरिया पर, पहाड़ी एरिया पर, ठीक है। बहुत कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। अंधी भू परिष्करण यानी ब्लाइंड टिलीज, ब्लाइंड यानी अंधा, ये क्या होता है, देखो टिलेज का मतलब होता है जुताई करना। अब आप सोच रहे होंगे मतलब ऐसी जुताई जो आंखों पे पट्टी बांध के की जाए उसे बोलेंगे अंधी भू परिष्करण, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। अंधी भू परिष्करण में बीज की बुवाई के पश्चात और अंकुरण से पूर्व की गई कृषण, कृषण मतलब जुताई, ठीक है। सर रेचिंग करके भी होता है, रेगिंग करके भी होता है, रीजिंग करके भी होता है, रीजिंग, रीजिंग तो मैंने नहीं पढ़ा। इसे देख लीजिए, ब्लाइंड टिलेज क्या होता है, बीज की बुवाई के पश्चात, यानी बीज बो दिया जाए, उसके बाद अंकुरण जब बीज हो जाए, यानी बीज फूट आए, विस्फोटित हो जाए, अंकुरण निकल आए उसका, ठीक है, अंकुर निकल आए, ठीक है। तो उसके पूर्व जो कृषण क्रिया की जाती है, जिसे नराई गुड़ाई बोलते हैं ना, अरे गुड़ाई बोलते हैं ना, गुड़ाई या नराई, निराई बोलते हैं ना, निराई, है ना, वही वो निराई भी एक तरह से टिलेजी होता है। तो अंकुरण से पहले जो अंकुरण के पश्चात, बुवाई के पश्चात और अंकुरण से पहले जो कृषण क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं अंधी भू परिष्करण, ओके, ठीक है। चलो आगे, ये थोड़ा देख लीजिए, कल मैंने आपसे कहा था कि कल मैं आपको बताऊंगा कृषि के उपकरण। धान वाली क्या, धान वाली क्या, मैं समझा नहीं, अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑडियो को अभी ना आपका, आपको अनम्यूट करके डिस्कस डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लो, नहीं समय नहीं बचेगा, फिर पढ़ नहीं पाएंगे आप। अभी पढ़ लो, 5-6 मिनट पढ़ लो, फिर आपसे डिस्कस करेंगे। 10 मिनट देंगे आज आपको, ठीक है, कल तो 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दे दिए थे ना मैंने डिस्कस करने के लिए। ये लिख लीजिए प्राइमरी टिलेज यानी प्राथमिक उपकरण, प्राथमिक उपकरण, ठीक है। कृषि के प्राथमिक उपकरण यानी कृषि जुताई के या टिलेज के प्राथमिक उपकरण, लिख लो, ये प्रश्न आता है ना, पूछा भी गया था। लिखो, देखो सबसे पहले होता है चीजल प्लग, जिसे प्लग को बोलते हैं हल, ठीक है। ये आपका है, आपका ये एग्जांपल ऑफ प्राइमरी इंप्लीमेंट्स, ये प्राइमरी यानी प्राथमिक उपकरण है, ठीक है। जिसमें आपका आता है मॉल्ड बोर्ड, ये होता है मॉल्ड बोर्ड, देख लो फोटो, मॉल्ड बोर्ड अपना नहीं, इसका देखो, मॉल्ड बोर्ड, ठीक है। ये है डिस्क प्लग, ये है आपका डिस्क प्लग, ये सभी प्राइमरी हैं। ये आपका रोटरी टिलेज, रोटेरी, इसे हटाता हूं, रोटेरी टिलेज, और कल्टीवेटर भी बोलते हैं इसे। आपकी भाषा में से क्या बोलते हैं बताना जरा, ये जो दिख रहा है ना उपकरण, इसे बोलते हैं रोटेरी टिलर। आपकी भाषा में से क्या बोलते हैं, इसे देखा है आपने, अपने गांव में देखा है, अपने खेत में देखा है, नहीं देखा। धान, धान भू अंधी भी परिष्करण में धान की बुवाई की जाती है, हाँ बोल सको, बोल सकते हैं की जाती है। क्या बोलते हैं इसे, झलक गौतम देखा है, क्या बोलते हैं इसे आपकी भाषा में, जो भी बोलते होंगे लेकिन पहचान लो बस, ठीक है। नाम इसका होता है रोटेरी टिलर, रोटेरी टिलेर।
तो आप जो भी बोलते हो उसे भूल जाना। नाम अब इसका बोलना रोटेरी टिलेर, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, कल्टीवेटर ही बोलते हैं, अच्छा ठीक है। आगे देखो, ये होता है आपका चीजेल प्लग, ये तो देखा होगा। प्लग, प्लग माने होता है जोतना, ठीक है। ये होता है सब सॉइलर, ये क्या होता है, सब सॉइलर यानी सॉइल को मिलाने वाला, ठीक। ये आपके प्राथमिक उपकरण है कृषि के, ओके। नोट कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको दिख भी जाएगा। अब ये देखो, ये सेकेंडरी है, ठीक है। अब ये है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। सेकेंडरी, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे, इसलिए बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं सर ये, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्योंकि चकबंदी लेखपाल 2015 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी उपकरण नहीं है, प्राइमरी उपकरण है या नहीं है। अब सेकेंडरी यानी द्वितीयक देख लो। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंप्लीमेंट, डिस्क, ये होता है डिस्क। ये होता है आपका स्प्रिंग टूथ, ठीक है। और ये होता है आपका स्पाइक टूथ हैरो। ये आपका स्पाइक टूथ हैरो, स्पाइक टूथ हैरो, नाम लिख लेना। ये है आपका स्प्रिंग टूथ, ठीक है। और ये आपका डिस्क, ये आपका डिस्क हैरो, ठीक है। नोट कर लिया। नोट किया, अभी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे ना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं, नोट कर लो। थोड़ा और देखते हैं कृषि के बारे में, ठीक है। स्थानांतरण कृषि, अब लिख लो कृषि के प्रकार। स्थानांतरण कृषि, जैसे झूम या शिफ्टिंग फार्मिंग भी बोलते हैं, शिफ्टिंग फार्मिंग। तो ये क्या होता है, शिफ्टिंग फार्मिंग, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। देखो शिफ्टिंग फार्मिंग वो फार्मिंग होती है, एक्चुअली होता क्या है कि भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां होता क्या है कि जैसे प्राकृतिक जो वनस्पति उगाती है, तो उसे पहले जलाते हैं। जलाने के बाद उस जमीन को साफ करते हैं, और साफ करने के बाद उसमें थोड़े दिनों के लिए खेती करते हैं। फिर क्या होगा, खेती कुछ दिनों के लिए करेंगे, और जैसी उस जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वैसे ही शिफ्ट कर लेंगे, यानी वैसे ही उस जगह जमीन को छोड़ देंगे, और फिर दूसरी जमीन पर जाएंगे, यानी दूसरी जगह जाएंगे, और वहां भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। आग लगाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को नष्ट करेंगे, और फिर उस पर कृषि करने लगेंगे। तो इसे बोलते हैं शिफ्ट फार्मिंग या झूम खेती। अधिकतर ये भारत में जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य वहां अपनाई जाती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनाई जाती है, और उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 राज्य जो आते हैं वो सभी राज्यों में ये अपनाई जाती है, तो नोट कर लेना, ठीक है। सर झूम खेती का स्थान कहाँ होता है, झूम खेती अपनाई जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। जैसे आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया आपका, नागालैंड हो गया आपका, ठीक है, त्रिपुरा हो गया आपका। इन सभी स्थानों पर ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में तो अधिकतर अपनाई जाती है शिफ्टिंग फार्मिंग यानी स्थानांतरण खेती यानी झूम खेती, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश भी हो गया आपका। अब लिखो निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है, निर्वाह माने जब कृषि को निर्वाह करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किया जाता है। निर्वाह कृषि में एक कृषक एवं उसका परिवार मात्र स्वयं के लिए अथवा स्थानीय बाजार के लिए फसलों का उत्पादन करता है, उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि, यानी सिर्फ अपने लिए उगा ले, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ऐसे कुछ है ना। सबसे आधी कहाँ, क्या सबसे आधी कहा मतलब, फिर ही क्या पूछ रहे हैं आप, सबसे आधी कहा मतलब सबसे अधिक कहाँ, सबसे अधिक होता है ये नागालैंड के आसपास, ठीक है। अब लिखिए वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल क्रॉप या वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि का प्रचलन व्यापक पैमाने पर फसलों को दूसरे देशों में निर्यात करने के लिए किया जाता है। यानी जब हम ऐसी फसल का उत्पादन करते हैं, हम ये सोच के उत्पादन करते हैं कि इसे ना दूसरे देशों में बेचेंगे, ठीक है। तो वो होती है आपकी वाणिज्यिक कृषि या वाणिज्यिक क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स। देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की खेती को अधिकांशतः विरल आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है, विरल आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है इस तरह की कृषि को। इसे बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और इस एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप या नगदी फसलें। नगदी फसलें, उत्तर प्रदेश की नगदी फसल क्या है, गन्ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नगदी फसल गन्ना है। इतनी सी बात है बस, बहुत सिंपल चीज है। अब प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पहले प्रश्न, और ये सभी आंसर करो इसका। आंसर करने के बाद सभी अपने प्रश्न भी तैयार रखो डिस्कस करने के लिए। इनमें से कौन सी कृषक समाज की इकाई है, इनमें से कौन सी है जो जो कृषक समाज की इकाई है, भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार, या ये सभी। जल्दी जल्दी बताओ, सभी उत्तर बताओ। डी इज करेक्ट ऑप्शन। सर ऑप्शन बी और सी क्या होता है, देखो बी क्या पूछा आपने, ऑप्शन बी और सी। बी हो जाए पर्यवेक्षी कृषक। पर्यवेक्षक का मतलब होता है इन्विजिलेटर, ठीक है, इंस्पेक्शन करने वाला, आ, पर्यवेक्षी करने वाला, तो पर्यवेक्षी कृषक भी होता है, ठीक है। इन्विजिलेटर यानी पर्यवेक्षक,
जब कोई चीज किसी चीज का मुआयना करता है, कोई व्यक्ति कोई दौरा करता है, पर्यवेक्षक करता है ना, तो वो होता है आपका पर्यवेक्षी। तो पर्यवेक्षी कृषक भी होता है। अच्छा, काश्तकार क्या होता है? काश्तकार का मतलब होता है ऐसा किसान जिसके पास बहुत जमींदार किसान है, ऐसे मान लीजिए, ऐसा किसान जिसके पास बहुत अधिक जमीन है, अधिक जमीन है, या काश्तकार किसान को ही बोलते हैं, ठीक है, चाहे कम जमीन है चाहे ज्यादा जमीन है। अगर किसान भूस्वामी है, किसान जमीन का मालिक है, तो उसे बोलते हैं काश्तकार। बस इतना समझ लीजिए, नहीं जमींदार नहीं, अगर किसान किसी भी भूमि का मालिक है तो मतलब वो काश्तकार है, ठीक है। तो मतलब क्या है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, ये सभी आते हैं। आगे, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त जो किसान होते हैं वो कौन सी क्रियाएं और कर लेते हैं भाई साहब? शिल्पकारी की क्रियाएं, लोहार का काम भी करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी करते हैं, या उपरोक्त सभी ये सब काम कर लेते हैं। यानी किसान जो होता है वो क्या का शिल्प, अगर कोई शिल्पकार है, शिल्पकार पता है समझते क्या होता है? जैसे छोटे मोटे काम करना, जैसे दरी बुनना, है ना, कपड़े सिलना, शिल्पकार यानी कोई स्किल है उसके अंदर। तो यानी शिल्पकार और लोहार और मिट्टी के बर्तन बनाने वाला यानी कुम्हार, ये सब ये सिर्फ अपना ही काम करते हैं, कृषि भी कर लेते हैं, कृषि भी करते हैं, है ना। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे, झलक गौतम, रघुवंशी और फियरी दो ही बताते हैं, और तो कोई बताता नहीं है। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषक से, कृषक योजना से, कृषक श्रमिक से, कृषक अर्थशास्त्र से। क्या पूछा है? ग्रामीण आर्थिक संरचना, प्रियंका जायसवाल ने सबसे पहले बताया है। किरण तिवारी बताया, हमने भी बताया था, ठीक है किरण तिवारी, ओके। सुबह 7 से 8 में करंट अफेयर होता है, उसमें आया करो। और अगर आपको आरडीएस यानी ग्रामीण परिवेश के बारे में और डी पढ़ना है, तो आप क्या काम करेंगे, जितनी भी हमारे देखो आरडीएस के लिए, अच्छा ऐसे कितने साथी हैं, ऐसे कितने हैं जिन्होंने जो 99 रुपए वाला कोर्स खरीदा है? घबराओ मत, फ्री में है वो, पैसे नहीं आपको तो नहीं देने ना। कितने लोगों ने खरीदा है वो 99 वाला, 99 रुपए वाला? अरे इनरोल ही तो करना है, कर लीजिए उसमें। ले लिया आपने फेयरी 99 वाला? पैसे दिए थे? हो नहीं रहा, प्रियंका जायसवाल, प्रियंका जायसवाल, होगा होगा होगा, कहीं नहीं होगा। पैसे दिए थे क्या? फेयरी पैसे दिए थे आपने 99 रुपए? 99 रुपए भी दे दिए। हाँ, पैसे नहीं देना है ना। होएगा क्यों नहीं होगा? झलक गौतम, एक काम करेंगे आप, जिस किसी भी साथी का हो नहीं रहा है ना, वो एक काम करेंगे, मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ 9675899440। वैसे मैं देता नहीं हूँ, ये नंबर अपने पास ही रखना सीमित, ठीक है, किसी को शेयर मत करना। और सिर्फ इस पर ना मैसेज करना है आपको, क्या करना है, मैसेज करना है, और मैसेज में क्या करना है, अपना नाम और बैच नेम, ठीक है, अपना नाम और बैच का नाम, किस बैच से हैं। ईबी ट्रिपल एस लेखपाल के कई बैच हैं ना, फाउंडेशन बैच से हैं, किस बैच से हैं, इस नंबर पर मैसेज कर देना 9675899440। करना जरूर है, जिसका भी, अगर जो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कृषक से, किसान योजना से, कृषक श्रमिक से, या कृषक अर्थशास्त्र से? सिंपल सी बात है, किससे? कृषक अर्थशास्त्र। डी इज करेक्ट ऑप्शन, ए नहीं है, डी इज डी है इसका सही उत्तर, ठीक है, गलत मत करना। अगला, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? जमींदार, पुरोहित, ऋण ग्रामीण महाजन, या श्रमिक? भैया श्रमिक कहां से करेगा? श्रमिक माने मजदूर, उसके पास इतना कहाँ है जो कि लोन भी दे देगा, लोन पे पैसे उठा देगा? जमींदार, पुरोहित, पुरोहित भैया पूजा पाठ करता है ये। रश्मि पेन वन चलाओ भाई। पुरोहित माने पुजारी, ठीक है, पुरोहित मतलब पुजारी, पेन वन चलाओ कोई भी। पुरोहित मतलब पुजारी। जमींदार तो नहीं करता है, कौन करेगा? ग्रामीण महाजन, यानी सी इज करेक्ट। सब गलत क्या कर रहे हो झलक गौतम? सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी। अगला, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किस एरिया में होता है? सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यानी सबसे ज्यादा उत्पादन किस एरिया में होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ हुआ, जैसे आपका शामली हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ ये वाला, या मध्य उत्तर प्रदेश या बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में सबसे कम होता है यार, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि का उत्पादन। इसीलिए देखा होगा इधर मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इधर के किसान मजबूत हैं, बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं। सबके घर के आगे क्या खड़ी मिलेगी? स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, और 4 छल्ले वाली, क्या होती है वो, क्या नाम है उसका, ऑडी, देखा है? हाँ फिर ठीक है। आगे, ऑडी। निम्नलिखित में से अरे यार मैं इधर नोएडा में रहता हूँ ना, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े किसान हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कोठी बनाई है उन्होंने। मैंने पूछा था क्यूरियोसिटी के लिए, मैंने पूछा ये इतनी बड़ी बड़ी पैसा कहाँ से आया इन लोगों के पास? और करते कुछ नहीं है भाई साहब, पूरे दिन कुछ नहीं करते मिलेंगे। बस बहुत सारे आरडब्ल्यू की सोसाइटीज हैं, कभी पार्क में बैठेंगे, कभी घर के सामने बैठ जाएंगे, कभी यहाँ, करना कुछ नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी कोठी बनाई है, घर के बाहर खड़ी हुई है ऑडी।
करते कुछ नहीं है यार पूरे दिन। मैंने एक दो से पूछा, तब मतलब पूछा क्या, वो पता ही लग जाता है। भाई साहब मुआवजे में इतना पैसा मिल गया है इन्हें, है ना, और बड़े बड़े जमीन, बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन है, करना धरना कुछ है नहीं। खैर, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में, हाँ तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि ये उत्तर पश्चिम में, यानी पश्चिम में हमारा जो उत्तर, जो आपको सॉरी इसका जो उत्तर था ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि का उत्पादन किया जाता है, इतना समझ लो बस। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है? यार कौन ना बता पाएगा, गेहूं। आंवला में भी है हालांकि, लेकिन आंवला फसल नहीं है ना। दूध में भी है, दूध फसल नहीं है ना। चावल में क्या है, चावल में लगभग दूसरा तीसरा स्थान है। चावल में नहीं है सर, आज उनकी जमीन पर मुआवजा मिला है, हाँ मुआवजा मिला है ना उन्हें, इसीलिए। प्रियंका जायसवाल चावल में नहीं है। सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन में। आप कैसे पेपर निकालेंगे सर, हमारे आंसर ना मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, किरण तिवारी काहे को परेशान हो। औषधि फसलें यानी औषधि औषधीय पौधा कौन सा, यानी कौन सा पौधा है जिससे मेडिसिन यानी दवा बनाई जाती है? धान, मुस्कदाना यानी कस्तूरी भिंडी, नीम या तुलसी, किससे बनाई जाती है दवा? अरे कौन सा नहीं है यार, ये पूछा है कौन सा नहीं है। धान नहीं है, धान से दवा ना बनाई जावे भाई साहब, धान से तो चावल बनाई जावे, ठीक है, चावल 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 आता है ना जो आप खाते हैं। धान, हमसे ये पूछा है कि कौन सी नहीं है, कौन सी औषधीय फसल नहीं है, तो धान नहीं है। बाकी ये सभी औषधीय फसल है ना, आप सबको पता होगा। अच्छा आगे, फिर इन्हें, हाँ क्या, अभी रुको बात करते हैं आपसे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, शिमला। नोट कर लो, शिमला उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए इज करेक्ट ऑप्शन। यूपी में नहीं है भाई किरण तिवारी, यूपी में नहीं है। उत्तर प्रदेश का ये कहां पर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान? हिमाचल प्रदेश। गलत जवाब। अगला, उत्तर प्रदेश में कृषि संस्थानों में ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है? मूल बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणीकृत बीज या स्थानीय लोगों से खरीदे गए बीज? जो आपका बीज निगम होता है, वो, जो सीड कॉर्पोरेशन होता है, वो किसानों को कौन से बीज देता है? मूल बीज, ब्रीडर बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणीकृत बीज या स्थानीय लोगों से खरीदे गए? स्थानीय लोग, अरे भाई चिंटू आज तुम बीज हमें दे दो और हम इन्हें दे देंगे, ऐसा तो नहीं करता है ना, ये धांधली तो नहीं चलती है ना। सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी प्रमाणीकृत। भैया प्रमाणीकृत बीज देता है ना किसानों को, कोई और बीज नहीं देगा। अगला, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी हाई ईल्ड वेराइटीज से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति के बारे में खैर हम कल बहुत ज्यादा पढ़ेंगे भी, लेकिन इसका ट्रेलर आज दिखाई देते हैं। 1966, 1970, 1980 या 1987? हरित क्रांति के लिए, यानी हरित क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाले हाई ईल्ड वैरायटीज के जो सीड्स थे, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1966 यानी 1966, ठीक है। 10 प्रश्न आपके खत्म होते हैं। आपका कोई डाउट? समय भी आपका वैसे तो हो चला है, 2 मिनट वैसे आपके पास बचे हुए हैं, पर इसके बाद कोई क्लास होगी ना आपकी जो आपको ज्वाइन करना होगा। फिर 1 मिनट सबसे पहले, हाँ फिर जल्दी समेट देना, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्लास होती है ना इसके बाद, हाँ जल्दी। सर हाय फेरी। सर हाँ सर हाँ, 7 क्वेश्चन देखिए सर, आपने गलत करवा दिया, तो आपने पढ़ा गलत था सर। 1 मिनट 1 मिनट 7 1 मिनट। क्वेश्चन देखिए सर, रिपीट करिए सर। नहीं गलत नहीं करवाया ना, आपने गलत सुन, देखो यही होती है जल्दबाजी। मैंने पहले सर पहले सर इससे अरे पहले वाला देखिए सुनिए सर, सुनिए सर इससे पहले वाला। सुन, तो आपने 7 बताया था ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं आता है? हाँ सर, अब देखो। अरे ये तो आपने बिल्कुल सही बोला है, चावल में पहले स्थान पर नहीं आता है, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। ओके। अच्छा फेरी, वैसे ठीक है सर, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे करेक्ट किया, ठीक है, ओके। अब गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, ठीक है, और कोई नहीं गलत सर, तो नहीं कुछ है? नहीं। और कोई गलत तो नहीं है? यही तो हम भी बोल रहे थे, प्रियंका जायसवाल अभी आते हैं। नहीं सर, ठीक है ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या था ना, क्लास लेने से पहले सिर में दर्द था, मैंने बताया था ना, तो मैंने जैसे पहले मैंने चेतावनी पहले ही दे दी थी आज कि अगर कुछ गलत हो जाता है ना तो क्षमा कर देना आज, क्योंकि मैं दवा वाले के आया हूँ अभी। खैर, सुमित, हाँ 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 हाँ, अब कौन बात करेगा? किसी और का डाउट कोई? किसी और का कोई डाउट? रश्मि थोड़ा आपसे बात करते हैं। रश्मि, आप आज आपकी पहली क्लास है ना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से, समय नहीं है ना हमारे पास। हेलो सर। हाय हेलो रश्मि। सर ये फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी तब मैं स्कूल में थी, फिर अच्छा, वापस आई थी तो आके ज्वाइन की थी। तो ये कौन सी क्लास है आपकी? पहली, दूसरी, तीसरी, कौन सी क्लास है आपकी? कल ले नहीं पाए थे, कल स्टार्ट ही नहीं हुआ था मेरा ऐप। आ, कल स्टार्ट नहीं हो पाया था। अच्छा, किरण तिवारी अभी आते हैं, ठीक है, अभी आते हैं। मतलब अभी आपकी पुरानी क्लासेस छूटी हुई है ना? जी सर, सर ये कह रहे थे हम आंसर दे रहे हैं सर, आपको मिल नहीं रहे थे क्या वो?
क्या चैट चीज? में। हाँ, आंसर चैट आपका मुझे नहीं मिल रहा था चैट में ना, आप सफलता के लिए चैट कर रहे होंगे, चैट ना, आप आंसर देना है मुझे, ठीक है? तो सर आंसर कहाँ से देने हैं सर? आंसर आप सफलता को दीजिए, या फिर आपका आंसर मुझे नहीं दिखा था रश्मि, कोई भी आंसर नहीं मिला था आपका। खैर सर कोई, मैंने तो बहुत चैट की है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कल से हम कल से कोशिश करेंगे, देखेंगे। ओके, ठीक है। ओके। रश्मि, एक काम करना है आपको, जितनी पुरानी लगभग लगभग हमारी यूट्यूब पर 80 क्लासेस हो चुकी हैं, वो सभी देख लेनी है आपको, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स है और जल्दी जल्दी कोर्स को खत्म करना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी कोर्स को खत्म भी करना है और उसके साथ ही प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करेंगे पता है? यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो सभी देखेंगे, और उन सभी क्लासेस को देखने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप सफलता ऐप पर जाएंगे। सफलता ऐप पर जाने के बाद एक 99 का एक आरडीएस यानी ग्रामीण प्रवेश का बैच आपको दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लेना है आपको। अब पैसे नहीं देने हैं, 99 आपको नहीं देना है, क्योंकि आपने पहले से बैच लिया हुआ है। तो आप एक कोड यूज करेंगे, PRASHANT, प्रशांत 100। उस कोड को यूज करने के बाद आपका जो फीस है ना, वो एकदम 0 हो जाएगी, ठीक है? तो उस बैच को ज्वाइन करने के बाद जितनी भी पुरानी ओके सर। क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके, वो सभी तो क्लासेस देख सफलता डालिए। ऐप में, आपकी सर आवाज बहुत ज्यादा, सफलता ऐप में ही। हाँ ये सफलता ऐप पर ही मिलेगा ये सब आपको। ओके, अच्छा, ओके ठीक है रश्मि। सर। सर अगर नहीं ओके, मिलती तो हम कॉल करते हैं। बिल्कुल कॉल कर लेना, कॉल नहीं मैसेज करना है, मैंने अभी जो नंबर दिया था उस पे। ओके, सिर्फ ओके मैसेज मैसेज करना ओके है, कॉल से सर। कोई फायदा नहीं होगा आपका, ठीक है? क्योंकि जब ओके आप ओके मैसेज सर। करेंगे तो मैसेज ही फॉरवर्ड आगे होता है, कॉल ऊपर फिर कोई नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम आप सबको पता होगा, मैसेज से चलता है ना पूरा सिस्टम, टेक्स्ट में चलता है, ठीक है? तो जी। मैसेज मैसेज करना। ओके, ओके रश्मि, ठीक है। कोई और भी? ओके, फिर कल मुलाकात करेंगे, कल बात करेंगे, तब तक आप कल घर से पढ़ के आना। ओके, कल और पूछना, घर से पढ़ के आना। कल मुलाकात करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू आप सभी को। और हाँ, किरण तिवारी, कल से कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाएं, ठीक है? स्लो क्या पढ़ोगे, पेपर सिर पे बैठा है, क्या स्लो पढ़ोगे इससे ज्यादा? वैसे मैं इतना स्लो पढ़ा ही रहा हूँ, ऑलरेडी स्लो पढ़ा रहा हूँ वैसे मैं, पर मुझे नहीं लगता कि इससे और ज्यादा स्लो हो पाएगा, पेपर सिर पे बैठा है इसीलिए। कोई बात नहीं, मुलाकात कल करेंगे, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते रहिए सफलता पर। यूट्यूब पर ये 5 से 6 में क्लास है ना, उसे जरूर देखने आना। सभी ज्वाइन करना 5 to 6 PM वाला। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।